उन लोगों ने मेरे पैंट को उतारा और चेक किया कि क्या मैं मुसलमान हूँ, और जैसे ही पता चला कि मैं मुसलमान हूँ तो दरिंदगी की सारी हदें पार कर दिया। मेरे कान और उंगलियों को पिलास से काटा, झुकाकर लगातार मारते रहे, छाती पे चढ़ के इस कदर कूदे कि मुंह से खून आ गया। ये किसी फिल्म की कहानी नहीं है, आज के बिहार का सच है। आप गोदी मीडिया में इन दिनों बिहार के नए गृह मंत्री सम्राट चौधरी की खूब तारीफ सुनते हो। ये ऐलान कर दिया, वो ऐलान कर दिया, ये कर देंगे, वो कर देंगे, मगर ऐसा लग रहा है कि बिहार में भाजपा का गृह मंत्री बनने के बाद जनता उतनी ही सुरक्षित हुई है जितना देश में नकली चाणक्य के गृह मंत्री बनने के बाद। दिल्ली दंगों से लेकर मणिपुर का जलना याद तो होगा ही। सीधे सीधे कहें तो बिहार को सम्राट चौधरी का स्वाद आने लगा है। ये स्वाद कितना खतरनाक है, विस्तृत चर्चा करेंगे। इसके साथ ही बात करेंगे कि कैसे उत्तर प्रदेश की अदालत में बैठे एक जज की एक लाइन ने यूपी सरकार का चरित्र चित्रण कर दिया, बता दिया कि योगी आदित्यनाथ की सरकार किस विचारधारा पर काम करती है। उधर लालू परिवार ने एक न्यायाधीश पर अपने खिलाफ पक्षपाती रवैया अपनाने का आरोप लगाया है, और जो बातें कही हैं वो अमृतकाल का स्पष्ट पोस्टमार्टम नजर आता है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने देश भर के जजों को फैसला लिखना कैसे है ये समझाया है। इन सभी मामलों पर एकदम आसान भाषा में चर्चा करेंगे, मगर उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है, ये पूरा करना जरूरी है। इसके अलावा आपको मालूम है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी खुलकर उन मुद्दों पर बात हो पाती है जिन्हें छुपाने के लिए गोदी मीडिया को पैदा किया गया है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब सबसे पहले अपनी स्क्रीन पर इस तस्वीर को ध्यान से देख लीजिए। सरकारी अस्पताल के बेड पर गंभीर रूप से घायल अवस्था में लेटे हुए इस व्यक्ति का नाम है मोहम्मद अतहर हुसैन। उम्र 40 साल, घर में छोटे छोटे बच्चे और कमाने वाले इकलौते। मीडिया वालों से अपने साथ हुई घटना बयां कर रहे हैं और इस बयान में बता रहे हैं कि किस तरह से मुसलमान होने के कारण उन्हें चिंटुओं के गैंग ने दरिंदगी की हद तक पीड़ा पहुंचाया है। दुख की बात यह है कि अब अतहर हुसैन इस दुनिया में नहीं है, यानी नफरती चिंटुओं ने एक मुसलमान फेरी वाले को बेवजह इतना प्रताड़ित किया कि अब उनकी जान चली गई। छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो गए, पूरा परिवार उजड़ गया। मीडिया से गुहार लगाते हुए अतहर हुसैन कहते हैं कि मैं फेरी से कपड़े बेचता हूं, यानी गांव में घूम घूम कर साइकिल से कपड़े बेचता हूं। कपड़े बेचकर आ रहा था, देरी हो गई थी, 7-8 बज गया था। रास्ते में एक जगह 4-5 लोग आए। पहले उन्होंने मेरे पॉकेट को चेक किया, 17-18 हज़ार रुपए थे, वो ले लिया। साइकिल से कपड़े उतार लिए, फिर मेरा पैंट खोल के चेक किया कि क्या मैं मुसलमान हूं, और फिर मुसलमान होने के नाते मुझे बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया। मुझे झुका के लगातार मारा गया। कोई गर्म चीज थी जिससे मुझे पीटा गया, जिससे चमड़ी उधड़ जा रही थी। इसके बाद किसी ने प्लास से मेरा कान कुतर दिया, मेरी उंगली को कुतरने की कोशिश हुई। लाठी डंडों से और रॉड से पीटा गया, लोहे की रॉड से पीटा गया। इतने में कुछ और लोग आए जो मेरे सीने पर चढ़कर इस कदर कूद रहे थे कि मुंह से ब्लड आ गया। रॉड से सिर पर मारा गया, सिर फूट गया, हाथ तोड़ दिया। मेरे छोटे छोटे बच्चे, मैं इकलौता कमाने वाला हूं, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा। सोचिए, तमाम जगह खबरें छपी हैं कि लोहे की छड़ों से पिटाई हुई, उंगली तोड़ दी, छाती पर पैर से हमला किया, और ये सब कुछ धार्मिक पहचान मिलने के बाद किया गया, यानी मुसलमान पास जाने के बाद किया गया। ये पूरी घटना 5 दिसंबर की है, मगर अब पीड़ित की मौत हो चुकी है। अतहर हुसैन नालंदा जिले के लहरी पुलिस थाना क्षेत्र के गगनडीह गांव के निवासी थे। इतना ही नहीं, मारपीट करने वालों ने इनके शरीर पर पेट्रोल डालकर आग लगाने की भी कोशिश की। ये बार बार गिड़गिड़ाते रहे कि मुझे छोड़ दो, लेकिन नफरती चिंटुओं ने एक नहीं सुना। पिछले 20 साल से फेरी लगाने वाला एक गरीब मुसलमान व्यापारी मार दिया गया। मामले में 10 नामजद आरोपियों और 15 अज्ञात के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया। आज फिर से सवाल ऊपर ऊपर का नहीं, बल्कि जड़ से जुड़ा हुआ पूछने की जरूरत है। सोचने वाली बात यह है कि हमलावरों के भीतर मुसलमानों के प्रति इस कदर नफरत कहां से आई, और जिन लोगों ने ये नफरत भरा है क्या कभी उन्हें सजा मिल पाएगी? जवाब है कि बिल्कुल नहीं। दिन रात देश का गोदी मीडिया पिछले 12-13 साल से देश में आग लगा रहा है। प्रधानमंत्री से लेकर तमाम छुटभैया नेता तक मुसलमानों के खिलाफ किसी न किसी रूप में नफरती भाषण देते हैं। सोशल मीडिया पर इनका गाली गैंग लगातार एक्टिव है, नफरत फैला रहा है। बहुसंख्यकों को मुसलमानों के खिलाफ डराते हैं हमारे प्रधानमंत्री। आपको याद होगा किस तरह से 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री ने खुलेआम कह दिया कि कांग्रेस वाले सरकार में आए तो मंगलसूत्र और घर छीनकर, भैंस छीनकर मुसलमानों को दे देंगे। सरेआम इन्होंने घुसपैठिया शब्द का इस्तेमाल किया। बाकी छुटभैया नेता तो दिन रात नफरत फैलाने का ही काम करते हैं। देश भर में मॉब लिंचिंग की जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, उन सब के लिए जिम्मेदार सिर्फ वो नहीं हैं जो जमीन पर इसे अंजाम दे रहे हैं। असल जिम्मेदार तो ऊपर बैठे हैं, जिन्होंने देश में इस कदर नफरत फैलाया है। और तो और मॉब लिंचिंग करने वालों को, हत्यारों को बार बार भाजपा और उसके
संबंधित संगठनों द्वारा सम्मानित किया जाता है, कोई पद दे दिया जाता है। और जब बार बार मॉब लिंचिंग करने वालों को खुलेआम सत्ता बचाने लगे, उनका साथ देने लगे, उनका समर्थन करने लगे, उन्हें इनाम देने लगे, उनके खिलाफ मुकदमे वापस लेने का प्रयास करने लगे, तो फिर संदेह नहीं होना चाहिए कि इस तरह की नफरती मॉब लिंचिंग का मास्टरमाइंड कौन है। पिछले दिनों यूपी में बहराइच मामले में एक मुस्लिम युवक को फांसी की सजा और 11 अन्य लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। पूरी घटना आपको मालूम है? नहीं मालूम है तो इस वीडियो को जाकर देखिए। तथाकथित धार्मिक यात्रा में शामिल लोगों ने मुसलमानों के खिलाफ क्या क्या किया, उन्हें उकसाने के लिए क्या किया, किस तरह से उनके घर में घुसकर छत पर चढ़कर उनका धार्मिक झंडा तोड़कर गिरा दिया, रेलिंग तोड़कर गिरा दी, अपना झंडा लगाया, और फिर ये सारी घटना हुई। और जज साहब ने कैसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान लेकर फैसला लिख दिया, इसे भी समझना जरूरी है। इसलिए इस वीडियो को जरूर देखिएगा। उसी वक्त बात होने लगी कि उत्तर प्रदेश में साल 2015 में एक मॉब लिंचिंग हुई थी जिसमें मोहम्मद अखलाक की हत्या कर दी गई। वहां 10 साल में आरोपियों को सजा नहीं मिली। यानी जहां पीड़ित मुसलमान है, आरोपी हिंदू है, वहां 10 साल में सजा नहीं मिल पाती, और जहां आरोपी मुसलमान मिल जाता है वहां 13-14 महीने में ही मुकदमा फाइनल हो जाता है। होना भी चाहिए, ये अच्छी बात है, मगर दूसरे मामले में क्यों नहीं होता? और बहराइच वाले मामले में जज साहब मनुस्मृति की लाइनें लिखते हैं। ऐसा लग रहा है कि संविधान को भूल गए हैं। वैसे मोहम्मद अखलाक की कहानी यहीं तक नहीं रुकी है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने नया इतिहास बनाया है, और ऐसा इतिहास बनाया है कि जज भी हैरान रह गए। कहाँ तो सवाल था कि 10 साल में भी मोहम्मद अखलाक के हत्यारों को सजा क्यों नहीं मिली। उल्टे यूपी की सरकार अखलाक की हत्या के मामले को वापस लेना चाहती है, और इसके लिए वो अदालत भी पहुंच गई। ग्रेटर नोएडा की फास्ट ट्रैक अदालत में शुक्रवार को उत्तर प्रदेश की सरकार की अर्जी पर सुनवाई हो रही थी। इस अर्जी में योगी सरकार ने मोहम्मद अखलाक लिंचिंग मामले को वापस लेने की मांग किया। जरा सोचिए, मोहम्मद अखलाक की हत्या कर दी गई और आरोपियों को सजा दिलवाने की बजाय यूपी की सरकार उन हत्यारों को बचाना चाहती है। तथा यही देखकर अतिरिक्त जिला जज फास्ट ट्रैक कोर्ट सौरभ द्विवेदी ने पूछ लिया कि क्या कभी किसी हत्या के मामले को अभियोजन पक्ष ने वापस लिया है? और एक बार नहीं, जज ने 2 बार यह लाइन दोहराया कि क्या आज तक कभी ऐसा हुआ है कि अभियोजन पक्ष हत्या के मामले को वापस ले? अखलाक के वकील ने सरकार की अर्जी पर आपत्ति दाखिल करने के लिए समय मांगा। अदालत ने समय दे भी दिया। इस मामले में 18 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। मगर जरा सुनिए कि सरकार की तरफ से तर्क क्या दिया गया है। यूपी सरकार के वकील ने अदालत को बताया कि सरकार ये केस वापस लेना चाहती है। तो अदालत ने अखलाक के वकील से पूछा कि क्या कभी हत्या का मामला इस तरह से वापस लिया गया है? जवाब मिला कि कभी नहीं। जज ने यह भी नोट किया कि कई गवाहों के बयान अब तक लंबित हैं। इस देरी के लिए बताया गया कि अखलाक की मां की मृत्यु हो गई थी और पारिवारिक परिस्थितियां काफी गंभीर थीं, इस वजह से बयान दर्ज नहीं हो पाए, जल्द ही करा लिए जाएंगे। उधर सरकार की दलील है कि अखलाक की हत्या की जो घटना हुई ये गाय के मांस को लेकर फैली हुई अफवाहों के कारण थी। पुलिस ने आरोपियों से लाठी, लोहे की रॉड और ईंटें बरामद किया था। ध्यान से सुनिएगा, सरकार का दावा है कि किसी भी तरह का आग्नेय शस्त्र या धारदार हथियार इस्तेमाल नहीं हुआ, इसलिए हत्या का आरोप कमजोर है। यूपी सरकार के इस तर्क को सुनकर आप भी ताली बजाइए। इनका कहना है कि पुलिस ने लाठी और लोहे की रॉड तथा ईंट बरामद किया, किसी तरह का आग्नेय शस्त्र या धारदार हथियार इस्तेमाल नहीं हुआ, इसलिए हत्या का आरोप कमजोर है। यानी अगर लाठी डंडे और लोहे की रॉड से या ईंट से कुचल के किसी को मार दिया जाए तो वो हत्या नहीं होगी। सरकार ने यह भी कहा कि आरोपियों और शिकायतकर्ता के बीच पहले से कोई दुश्मनी नहीं थी। यानी अगर दुश्मनी नहीं थी, अनायास ही मार दिया और मॉब लिंचिंग हो गई, तो आरोपियों के खिलाफ मुकदमा नहीं चलना चाहिए क्या? उन्हें सजा नहीं मिलनी चाहिए क्या? यह यूपी सरकार का तर्क है। आगे योगी सरकार ने अदालत में कहा कि सामाजिक सौहार्द की बहाली के लिए केस को वापस लिया जाना जरूरी है। एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिए। यूपी सरकार का मानना है कि गोमांस को लेकर फैली अफवाह के कारण यह हत्या हुई, मॉब लिंचिंग हुई। पुलिस ने लाठी डंडा और लोहे की रॉड, ईंट बरामद किया था। कोई धारदार हथियार या आग्नेय शस्त्र यानी बंदूक तमंचे की बात हो रही होगी, शायद ये सब बरामद नहीं हुआ, इसलिए हत्या का आरोप कमजोर है। तो सवाल यह है कि क्या अगर किसी को लाठियों से पीट कर मार दिया जाए, लोहे की रॉड से हमला करके मार दिया जाए या फिर ईंट से कुचल के मार दिया जाए, तो क्या यहाँ हत्या का आरोप कमजोर होगा? क्या हत्यारे को सजा नहीं मिलनी चाहिए? सवाल यह है कि हत्या हुई कि नहीं। अब यूपी सरकार के हिसाब से तो बिहार में जो हुआ है वहां भी हत्या का आरोप कमजोर हो जाएगा, और यूपी सरकार सामाजिक सौहार्द की बहाली के लिए केस को वापस लेना चाहती है। जिस सरकार के मुखिया आए दिन नफरती बयान देते हैं, वो सरकार न जाने किस मुंह से सामाजिक सौहार्द की बहाली की बात करती है। सवाल ये भी है कि हत्यारों को बचाने से कौन सा सामाजिक सौहार्द आता है। उधर अखलाक के बेटे का कहना है कि ये एक मजाक बन गया है। पत्रकारों सहित बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे हैं कि हमारा परिवार केस वापसी के बारे में क्या सोचता है। अरे ये सवाल तो उन लोगों से पूछिए जो केस वापस लेना चाहते हैं। 28 सितंबर 2015 की ये घटना है। मोहम्मद अखलाक को भीड़ ने पीट कर मार डाला था। उनके बेटे दानिश को बचाने की कोशिश में गंभीर चोटें आई थीं। देश भर में इस घटना का खूब जिक्र हुआ, मगर फिर भी यूपी की सरकार और वहां के सिस्टम पर कोई असर नहीं हुआ। अखलाक की पत्नी ने बताया कि 14-15 लोग लाठियां लेकर घर में घुसे थे, गालियां दी और हमला किया तथा दोनों को मारा।
मरणासन हालत में छोड़ दिया। पहले इस मामले में 10 लोगों के नाम एफआईआर दर्ज हुआ था, बाद में 8 और जोड़े गए, जिसमें 3 नाबालिग थे। एक की जेल में मौत हो गई, एक की करंट लगने से मौत हो गई और ज्यादातर आरोपी करीब 18 महीने जेल में रहने के बाद जमानत पर रिहा हो गए। समझने वाली बात यह है कि जिस सरकार का काम अपनी जनता को न्याय दिलवाना होता है, उसे सुरक्षित महसूस करवाना होता है, यदि वही सरकार इस तरह से हत्यारों को बचाने में लग जाए और मॉब लिंचिंग जैसी भयावह घटना को सामान्य करने की कोशिश करने लगे, तो फिर आम जनमानस न्याय के लिए कहां जाएगा। और आम जनमानस को तो छोड़िए, अब तो खास जनमानस भी व्यवस्था से गंभीर रूप से प्रताड़ित नजर आने लगा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं लालू परिवार की। आईआरसीटीसी का कथित घोटाला मामला चल रहा है। परिवार के कई सदस्यों को इसमें लपेटा गया है और अब पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने राउज एवेन्यू कोर्ट के जज विशाल गोगने को अपने मामले से हटाने का अनुरोध किया है। यानी वो चाहते हैं कि किसी अन्य न्यायाधीश में के सामने इस मामले की सुनवाई हो, क्योंकि जस्टिस विशाल गोगने जानबूझकर लालू परिवार को बदनाम करने के इरादे से सुनवाई कर रहे हैं और पक्षपाती व्यक्ति हैं। जज बदलने के अनुरोध पर सीबीआई ने क्या कहा है उसको भी जानेंगे, मगर पहले ये जान लीजिए कि लालू परिवार ने क्या कहा है। इनका कहना है कि जज साहब पूर्व नियोजित मानसिकता के साथ उनके और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ मुकदमा चला रहे हैं, पूर्ण रूप से पक्षपाती हैं। आरोपों के संबंध में जानबूझकर इन्होंने हिंदी और अंग्रेजी में सारी चीजों को सामने रखा, जिससे अनावश्यक रूप से जनता का ध्यान आकर्षित हो। उधर सीबीआई ने लालू परिवार की इस याचिका का विरोध किया है। सीबीआई का कहना है कि यह सब कुछ न्यायाधीश को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। इस तरह से किसी जज को बदनाम नहीं किया जा सकता, उनका अपमान नहीं किया जा सकता। आप ऐसे बुलडोजर नहीं चला सकते न्यायपालिका पर। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आरोप पत्र को पढ़कर सुनाना जज का संवैधानिक कर्तव्य है, जिसका वो निर्वहन कर रहे थे। मगर समझने वाली बात यह है कि आमतौर पर जज साहब लोग अंग्रेजी में पढ़ते हैं और जब अचानक से किसी मामले में कुछ अलग होने लगता है तो संदेह पैदा होता ही है। बाकी अमृत काल में कितनी ईमानदारी से विपक्ष के मामलों पर सुनवाई होती है, कितनी ईमानदारी से उन्हें न्याय दिलाने या फिर उन्हें फंसाने, परेशान करने, झुकाने का प्रयास होता है, डराने धमकाने का प्रयास होता है, यह सबको पता है। तो अब देश में कोई आम आदमी हो चाहे खास आदमी हो, यदि वो सत्ता का करीबी है, उसके विचारधारा का करीबी है, तभी वो खास है, बाकी सब आमे अमरूद हैं। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने देश भर के जजों को सलाह दिया है कि फैसला लिखते समय ध्यान रखिए कि बहुत ज्यादा कानूनी शब्दावली का प्रयोग न हो। फैसला इतनी आसान भाषा में होना चाहिए, सरल होना चाहिए कि हर नागरिक उसे समझ पाए, क्योंकि न्यायपालिका का उद्देश्य है कि जनता की सेवा हो। यदि आप बहुत भारी भरकम कानूनी शब्दावली भर देंगे तो फिर जनता, आम जनता उसे समझ ही नहीं पाएगी और फिर न्याय व्यवस्था का टारगेट छूट जाएगा। वैसे समझने वाली बात यह भी है कि हुजूर पहले न्याय तो करिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। भाषा ज़रा कठिन भी होगी तो इतना ही होगा कि समझने में ज़्यादा समय लगेगा, लोग समझ लेंगे। आप लोग पहले न्याय तो करिए। जनता से जुड़े हुए, चुनाव से संबंधित, लोकतंत्र से जुड़े हुए न जाने कितने ही मामले सुप्रीम कोर्ट में लटके पड़े हैं। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का मामला आप ही ने कहा था कि होली बाद सुनेंगे, अब दूसरी होली आने वाली है, कब सुनेंगे? एसआईआर का मामला आप ही सुन रहे हैं। इतने महीने से चुनाव आयोग और भाजपा जो चाहते थे होता जा रहा है और आप सुनते जा रहे हैं, उबासी भी ले रहे हैं। ये ज़रूरी है कि फैसलों की भाषा आसान होनी चाहिए, मगर उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि फैसलों में न्याय होना चाहिए और फैसला भी होना चाहिए, क्योंकि फैसला और न्याय दोनों अलग अलग चीज़ है और न्याय में देरी अपने आप में अन्याय है। तथा अमृत काल में यह कृत्य निचली अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के माध्यम से भरपूर हो रहा है। मामला चाहे जितना बड़ा हो, चाहे जितना सीरियस हो, चाहे जितना प्रचलित हो, यदि उसमें सत्ता का नुकसान है, सत्ताधारियों का नुकसान है, तो फिर या तो फैसला नहीं आता या फिर आता भी है तो उसमें न्याय नहीं दिखता। और सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा है कि न्याय सिर्फ होना नहीं चाहिए बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिए। तो कुल मिलाकर फैसले की भाषा के आसान होने से ज़्यादा जरूरी है कि फैसलों में न्याय हो, समयबद्ध तरीके से न्याय हो। यदि उसमें न्याय होगा तो कठिन से कठिन भाषा भी देश समझ लेगा। हालांकि ये राय अपने आप में ठीक है, मगर उससे ज़्यादा जरूरी समस्याएं बनी हुई हैं, पहले उनका इलाज जरूरी है। वैसे आप इस मामले पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।